हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डाइजेस्टर मैनेजमेंट का 8 से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, इसमें मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी लिया हूं और शॉर्ट क्वेश्चन भी लिया हूं। तो यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, पारिस्थितिकी क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी की परिभाषा बताइए। दोस्तों, एग्जाम पूछ सकता है, सभी ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पारिस्थितिकी क्या होता है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे इकोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोई जीव समुदाय रहेगा, उसका वातावरण के साथ क्या पारस्परिक संबंध है, उसी का यदि हम अध्ययन करेंगे वो तो उसे कहा जाता है इकोलॉजी। या कह सकते हैं प्रकृति की संरचना, मतलब प्रकृति की संरचना कैसी है, उसका कार्य कैसा है। प्रकृति की संरचना एवं कार्य के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों, इकोलॉजी आप लोग समझ में आ गया होगा क्या होता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदाय का उसका वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसी को इकोलॉजी कहते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी की पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य में भूमिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर बार एग्जाम पूछता है। इस बार भी एग्जाम पूछा था, अभी जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ वहाँ पे, और मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम हुआ वहाँ पे। तो मैं आप लोगों को इसलिए यह क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। तो सूचना प्रौद्योगिकी की पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य में क्या भूमिका, देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का पर्यावरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मौसम के पूर्वानुमान के बारे में किया जाता है। दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी में सबसे महत्वपूर्ण जो दोस्तों होती है वह क्या होता है, मौसम के पूर्वानुमान का पता चलना। तो कैसे कैसे पता चलता है, पर्यावरण में सूचना प्रौद्योगिकी की क्या क्या भूमिका। तो पर्यावरण की प्रदूषण की जानकारी पहले से पता चल जाती है, किससे, सूचना प्रौद्योगिकी से। मौसम का पूर्वानुमान, जलवायु परिवर्तन, सूचनाओं का संप्रेषण, आपदाओं की चेतावनी। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो उतना मैं डिटेल में आप लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और टाइम बहुत कम है। आप लोगों को इसको आप लोग अपने से देख लीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आप लोग इतना भी लिख सकते हैं। यदि 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो मैं जितना बता रहा हूँ। तो क्या कहेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी का पर्यावरण में सबसे महत्वपूर्ण मौसम के पूर्वानुमान के बारे में बताया जाता है। इसमें दोस्तों पर्यावरण के प्रदूषण की जानकारी हमें पता लगती है, किससे, सूचना प्रौद्योगिकी से। सूचना प्रौद्योगिकी से हमें मौसम का पूर्वानुमान के पता चल जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी से जलवायु परिवर्तन का पता चल जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी से ही सूचनाओं का संप्रेषण होता है, और सूचना प्रौद्योगिकी से ही आपदाओं की चेतावनी भी हमें मिल जाती है। तो ये पर्यावरण में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका है। अब देखेंगे मानव स्वास्थ्य में सूचना प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। तो इसमें पहला होता है दोस्तों प्रदूषण की जानकारी, और दूसरा होता है रोगों का निदान। तो इसको मैं बता दूंगा आप लोगों को, प्रदूषण की जानकारी और रोगों का निदान क्या होता है। तो सबसे पहले प्रदूषण की जानकारी देख लेते हैं। तो विभिन्न पर्यावरण कारकों के परिवर्तन का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अनुमान विभिन्न स्थानों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कर सकते हैं। यही सूचनाएं सही समय पर आज विकसित सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा संभव हैं। यही जो सूचनाएं हैं वह विकसित सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा संभव है। इसके बाद हम लोग देखेंगे रोगों के निदान में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका। तो सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका चिकित्सालय में भी होने लगी है। इसमें सबसे अधिक आधुनिक विधि टेलीमेडिसिन विकसित की है। इसमें सबसे आधुनिक विधि कौन सी है, टेलीमेडिसिन, जिसमें रोगी को चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। वह आपका परीक्षण एक स्थान से करके आपको रोग निदान के लिए उपाय बता देंगे। इसी प्रकार ऑपरेशन की सलाह भी संबंधित चिकित्सक को टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दे सकते हैं। यह भी सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा ही संभव होता है। तो दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य में क्या संबंध है उसको भी मैंने आप लोगों को बता दिया। प्रदूषण की जानकारी पहले पता चल जाती है, उसके बाद रोगों का निदान दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा होता है। तो यदि आपसे पूछ दिया है कि सूचना प्रौद्योगिकी की पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य में क्या भूमिका है, तो आप कहेंगे सूचना प्रौद्योगिकी की पर्यावरण में बहुत सी भूमिका है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण की जानकारी हमें पता चल जाती है, मौसम के पूर्वानुमान का पता चल जाता है, जलवायु में परिवर्तन का पता चल जाता है, सूचनाओं का संप्रेषण हमें हो जाता है, आपदा की चेतावनी हमें मिल जाती है। और मानव स्वास्थ्य में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका पूछ दिया तो कहेंगे हमें उससे प्रदूषण की जानकारी पता चल जाती है, और रोगों के निदान का भी पता चलता है, किससे, सूचना प्रौद्योगिकी से। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इकोलॉजी और सूचना प्रौद्योगिकी में पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य की भूमिका समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं,
ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग दो मुख्य तरीकों से समुद्र के जल स्तर को बढ़ाने में योगदान देता है। ग्लोबल वार्मिंग का वैश्विक तापमान बढ़ने का मतलब है कि पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये होता है तापमान बढ़ना, क्योंकि दोस्तों आज ग्लोबल वार्मिंग जो है वह वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया। ये वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग से अनुमान लगा रहे हैं कि पृथ्वी का समय अब कब तक है और कब तक पृथ्वी रहेगा, लेकिन आम लोगों के जीवन में जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका कोई रोल नहीं, कोई भी इसके बारे में नहीं सोच रहा है। और दोस्तों यदि इसके उपाय की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का कोई उपाय नहीं है। इसका सिर्फ उपाय है कि लोगों को जागरूक करें और ग्रीन इंडिया बनाए। यदि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तभी ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकता है, वरना ग्लोबल वार्मिंग कम नहीं होगा। आने वाला समय बहुत खराब होने वाला दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो आप लोग भी अब से ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सोचिएगा। मैं अभी आप लोग बताऊंगा। मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में, पूरे जीव मंडल पे बहुत बड़ी समस्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है आप लोग उसको देखिएगा। यदि आसान शब्दों में समझे तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन से। पृथ्वी के तापमान में हो रही इस वृद्धि, जिसे 100 सालों के औसत तापमान पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट आंका गया है, उसके परिणाम स्वरूप बारिश के तरीकों में बदलाव। दोस्तों समझिएगा मैं कहने का क्या मतलब है। हिमखंडों और ग्लेशियरों के पिघलने, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और वनस्पति तथा जंतु जगत पर प्रभाव के रूप के रूप में सामने आ रहा है। मतलब कहने का दोस्तों जो ग्लोबल वार्मिंग है इससे क्या आ रहा है, इससे पृथ्वी का जो तापमान वो बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहा है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है और वनस्पति और जंतु जगत के प्रभाव के रूप में सामने आ रहा है। दोस्तों आजकल हमारे जो पेड़ पौधे उसको भी सभी लोग काट दे रहे हैं और इतनी सारी गाड़ियां हो गई हैं जिससे प्रदूषण निकलता है, वो भी ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण क्या होता है दोस्तों? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस का जो गैस होता है सबसे बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग का वही है। तो देखते हैं आगे, पहले ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की कितनी बड़ी समस्या है यह बात एक आम आदमी नहीं समझ पाता है। दोस्तों आप लोगों को ये लिखना भी है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सिर्फ ऐसे नहीं, आप लोगों को ये लिखना भी पड़ेगा यदि ग्लोबल वार्मिंग दे दिया तो। उसे ये शब्द थोड़ा टेक्निकल लगता है इसलिए वह इसकी तरह तक नहीं जाता, लिहाजा इसे एक वैज्ञानिक परिभाषा मानक छोड़ दिया जाता है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि फिलहाल संसार को इससे कोई खतरा नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं दोस्तों जो ग्लोबल वार्मिंग है इससे संसार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक इसी में परेशान है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। तो भारत में भी ग्लोबल वार्मिंग एक प्रचलित शब्द नहीं है और भाग दौड़ में लगे रहने वाले भारतीयों के लिए भी इसका कोई अधिक मतलब नहीं होता है। लेकिन विज्ञान की दुनिया की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भविष्यवाणियां की जा रही हैं। इसको 21वीं सदी का सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है, किसको? ग्लोबल वार्मिंग को। यह खतरा तृतीय विश्व युद्ध या किसी क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड दोस्तों जिसे कहते हैं उसके पृथ्वी से टकराने से भी बड़ा माना जाता है। दोस्तों कहने का मतलब यदि तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा या एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा जाएगा, उससे भी बड़ा खतरा माना जा रहा है किसे? ग्लोबल वार्मिंग को। तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग को आप लोग हल्के मत लीजिएगा। ग्लोबल वार्मिंग यदि आप लोग कम करना चाहते हैं तो अभी से आप लोग पेड़ पौधे लगाइए। पेड़ पौधे ही ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं और कोई ग्लोबल वार्मिंग को कम नहीं कर सकता। अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा इसका कारण क्या है और इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। ग्लोबल वार्मिंग का कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन है? ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो बाहर से मिल रही गर्मी या ऊष्मा को अपने अंदर सोख लेती हैं। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो बाहर से मिल रही गर्मी या ऊष्मा को अपने अंदर सोख लेती हैं। तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन है दोस्तों? ग्रीन हाउस गैस। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों। आगे देखते हैं रोकने का इसको उपाय क्या है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का कोई इलाज नहीं है, इसके बारे में सिर्फ जागरूकता फैलाकर इसे लड़ा जा सकता है। हमें अपने पृथ्वी को सही मापने में ग्रीन हाउस बचाना होगा, हमें अपने पृथ्वी को सही मायने में ग्रीन हाउस बनाना होगा। अपने आसपास के वातावरण को प्रदूषण से जितना मुक्त रखेंगे इस पृथ्वी को बचाने में उतनी बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों आप भी अपनी पृथ्वी को बचाने में अपनी भूमिका निभाइए, अपने आसपास के वातावरण को प्रदूषण मुक्त कीजिए, जिससे हमारे देश में जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है वह कम हो सके। आगे चलते हैं दोस्तों, मृदा प्रदूषण क्या होता है देखते हैं।
थोड़ा सा टाइम ले लिया मैंने ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग एग्जाम पूछ सकता है और आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। आप देखते हैं मृदा प्रदूषण क्या होता है। तो मृदा प्रदूषण क्या होता है? भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछित परिवर्तन जिसका प्रभाव मनुष्य तथा अन्य जीवों पर पड़े या जिससे भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट हो, मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण क्या होता है? भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुण में ऐसा कोई भी अवांछनीय परिवर्तन जिसका प्रभाव मनुष्य तथा अन्य जीव पर पड़े या जिससे भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट हो, मृदा प्रदूषण कहलाता है। इसके नियंत्रण का उपाय क्या है? ठोस तथा अनुपयोगी पदार्थ जैसे लोहा, कापर, कांच, पॉलीथीन इत्यादि मिट्टी में नहीं दफनाना चाहिए। इनको दफनाने से मृदा प्रदूषण फैलता है। अगला पॉइंट, वनों को काटने व पशुओं को चराने में भी रोक लगानी चाहिए। पशु को चराने से दोस्तों पशु की जो पैर के खुर होते हैं वह जहाँ पे पड़ जाते हैं 2 से 3 बार, वहाँ की मिट्टी कड़ी हो जाती है, जिससे दोस्तों क्या होता है, वहाँ पर कुछ उपज पैदा नहीं हो पाता, जिससे यह भी एक मृदा प्रदूषण का कारण होता है। आगे देखते हैं, जल संकट क्या है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल संकट क्या है? तो एक क्षेत्र के अंतर्गत जल उपयोग की मांगों को पूरा करने हेतु उपलब्ध जल संसाधनों की कमी को ही जल संकट कहते हैं। जैसे दोस्तों आपका कोई क्षेत्र है, आपके क्षेत्र में एक दिन में 1-4 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। यदि वहाँ पर आपको 800 लीटर पानी की आवश्यकता मिले तो इसी को जल संकट कहते हैं। एक क्षेत्र के अंतर्गत जल उपयोगों की मांगों को पूरा करने हेतु उपलब्ध जल संसाधनों की कमी को ही जल संकट कहते हैं। विश्व के सभी महाद्वीपों में लगभग 2.8 बिलियन लोग प्रत्येक वर्ष कम से कम 1 महीने जल संकट से प्रभावित होते हैं। लगभग 1.2 बिलियन से अधिक लोगों के पास पीने हेतु स्वच्छ जल की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होती है। कितने लोगों के पास दोस्तों? 1.2 बिलियन से अधिक लोगों के पास पीने हेतु स्वच्छ जल की सुविधा नहीं होती है। तो दोस्तों जल संकट बहुत बड़ा संकट है भारत पे। आगे देखते हैं, ये भी दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग में अपना रोल निभाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग की मैं बात नहीं करूंगा। आगे देखते हैं, जल संरक्षण हेतु प्रयास क्या हम लोग कर सकते हैं। सतत विकास लक्ष्य 6 के तहत वर्ष 2030 तक सभी लोगों के लिए पानी की उपलब्धता और अस्थायी प्रबंधन सुनिश्चित किया जाना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल संरक्षण के निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं। कौन कौन सा प्रयास दोस्तों? वर्तमान समय में कृषि की गहनता के कारण जल के अत्यधिक प्रयोग को कम करने हेतु कम पानी वाली फसलों का प्रयोग में बढ़ावा दिया जा रहा है। द्वितीय हरित क्रांति में कम जल गहनता वाली फसलों पर जोर दिया जा रहा है। अगला, रेन वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा जल का संचयन किया जा रहा है। जल का संचयन मतलब दोस्तों वाटर हार्वेस्टिंग, जो मैंने आप लोगों को बताया था, किसमें बताया था आप लोगों को मैं, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में। अभी आगे आपका इसमें एग्जाम होने वाला है। तो जल संचयन क्या होता है? बारिश का जो पानी होता है जो जमीन पर तैरता है उसी को एक जगह स्टोर करके कृषि के कार्य में इस प्रयोग में लेना ही क्या कहलाता है? जल संचयन या वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। वर्षा जल को सतह पर संग्रहित करने के लिए टैंकों, तालाबों और चेक डैम आदि की व्यवस्था करना। अगला पॉइंट, झीलों, नदियों और समुद्रों जैसी प्राकृतिक जल स्रोत काफी महत्वपूर्ण है। ताजे पानी के पारिस्थितिक तंत्र और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र दोनों ही विभिन्न जीवों की विविधता के घर है और इन पारिस्थितिकी तंत्रों के समर्थन के बिना ये जीव विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए प्राकृतिक जल निकायों का संरक्षण आवश्यक है। यदि दोस्तों नदियों, तालाबों में यदि जल नहीं रहेगा तो जो जानवर होते हैं वो अपना जल कहाँ से लेंगे? तो उनके लिए दोस्तों जो प्राकृतिक जल होता है उनका संरक्षण करना आवश्यक होता है। तो दोस्तों एग्जाम में पूछ सकता है कि जल संकट क्या है, तो आप लोग लिख दीजिएगा दोस्तों। क्या लिखेंगे जल संकट में, मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे चलते हैं, आहार श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछा था अभी एग्जाम में, लगातार 3 बार पूछ चुका है अभी पिछले एग्जाम में। तो मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी ले लिया है कि आहार श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर होता है। तो आहार श्रृंखला में जीवों की एक सूची होती है जो बताती है कि कौन सा जीव किस जीव को खाता है। आहार श्रृंखला में दोस्तों क्या होती है? जीवों की एक सूची होती है जिसमें यह बताती है कि कौन सा जीव किस जीव को खाता है। और खाद्य जाल में ऐसी अनेक आहार श्रृंखलाएं परस्पर जुड़ी होती है। अगला पॉइंट, आहार श्रृंखला में एक जीव एक जगह पर हो सकता है जबकि खाद्य श्रृंखला में एक जीव कई खाद्य जालों से जड़ा हुआ हो सकता है। अगला पॉइंट, आहार श्रृंखला में जीवों की संख्या कम व खाद्य जाल में इनकी संख्या अधिक होती है। तो दोस्तों यह था किसमें? खाद्य श्रृंखला और आहार श्रृंखला में अंतर, खाद्य जाल और आहार श्रृंखला में अंतर। आगे देखते हैं,
यह भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूकंप क्या होता है? भूकंप का शाब्दिक अर्थ होता है भूमि का कंपन। भूकंप का शाब्दिक अर्थ होता है भूमि का कंपन, जिसका तात्पर्य भूमि के भीतर होने वाला कंपन या हलचल से होता है। भूकंप का शाब्दिक अर्थ क्या है? भूमि का कंपन, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भूमि के भीतर होने वाला कंपन या हलचल। पृथ्वी की सतह पर अचानक तेज हलचल होने के कारण पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा बाहर निकलती है। क्या पृथ्वी की सतह पर अचानक तेज हलचल होने के कारण पृथ्वी की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वह बाहर निकलती है, जिससे भूकंपी तरंगों का निर्माण होता है। जिससे क्या होता है? भूकंपी जो तरंग होते हैं उनका निर्माण होता है। भूकंपी तरंगों के निर्माण के कारण पृथ्वी की अवस्था में परिवर्तन होने लगता है और इस परिवर्तन को भूकंप कहा जाता है, जो छोटे या विशाल दोनों रूपों में हो सकता है। दोस्तों भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप का शाब्दिक अर्थ होता है भूमि का कंपन, जिसका तात्पर्य होता है भूमि के भीतर होने वाला कंपन या हलचल। पृथ्वी की सतह पर अचानक तेज हलचल होने के कारण पृथ्वी की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वह बाहर निकलती है, जिससे भूकंपी तरंगों का निर्माण होता है। भूकंपी तरंगों के निर्माण के कारण पृथ्वी की अवस्था में परिवर्तन होने लगता है और इस परिवर्तन को भूकंप कहा जाता है, जो छोटे या विशाल दोनों रूपों में हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैव विविधता। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता क्या होता है? तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या से है। इसका तात्पर्य किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या से है तथा इसका संबंध पौधे के प्रकारों, प्राणियों एवं सूक्ष्म जीवों से होता है। तो जैव विविधता क्या होता है? जैव विविधता का तात्पर्य किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या से होता है तथा इसका संबंध पौधे को प्रकारों, प्राणियों एवं सूक्ष्म जीवों से है। अगला क्वेश्चन है, ठोस अवशिष्ट क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। घरेलू, व्यावसायिक, शैक्षणिक, सांस्थानिक व औद्योगिक गतिविधियों द्वारा उत्पन्न कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ ठोस अपशिष्ट कहलाते हैं। घरेलू, व्यावसायिक, शैक्षणिक, संस्थानिक व औद्योगिक गतिविधियों द्वारा उत्पन्न कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ ठोस अपशिष्ट कहलाते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मैंने आप लोगों को जितना क्वेश्चन बताया समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।